राजपूत जवाब रिजवान की बात का। दो बातें हैं। अब ये 2 टके 1 टके या बगैर टके के हमें नहीं मालूम है बांग्लादेशी टके की बात कर रहे हैं या 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं, इनका जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है। और उन लोगों का तो कतई आवश्यकता हमें नहीं है जिनकी हैसियत सिर्फ इस वजह से होती है जाकर के कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दें और उसके बाद क्या ना बेहिस तरीके से हंसे, ये करें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 2 बातें बड़ी साफ हैं। लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं है वही किसी पार्टी को 2 टके की पार्टी कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को 1 वोट भी मिला हो तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास एमपी हो। एक बात। तीसरी बात जो इन्होंने कही, देश में वास्तव में एक बात से मैं रिजवान की सहमत हूं, ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है जानवर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जी जिन्हें तो सामने दिखाई दे रहा है 2 टका पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं उनको आप इंसान कह सकते हैं। अमीश भाई आप सज्जन आदमी हैं, मैं उतना शायद सज्जन नहीं हूं। मैं तीसरी बात आपसे जो कह रहा था कि यहां पर बारूद, ये बात ये सही कही इन्होंने, केरोसिन की जगह पर जो बारूद कहा है वो बिल्कुल सच है कि देश में जिस तरीके से 90% बहस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब है, इसमें सच में बारूद बिछा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एएमआईएम। 30 सेकंड में आप बोले काउंटर। तो ये 2 टके के लोग, 0 टके के लोक, इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। ठीक है, ओके रिजवान 30 सेकंड। 10 सेकंड। जी रिजवान। अमीश भाई, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे, आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई, अरे यार, अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2 टके की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। सवाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। देखिए, हम सबको बुलाते हैं, हम आपको बुलाते हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम जो देखिए इतना उत्तेजित और गुस्से में नहीं आना चाहिए, माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मनोज भाई भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस और एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत। अमीश देवगन, मुझे बोलने दीजिए, आप एक मिनट बोलने दीजिए बस मुझे। अच्छा ठीक है, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाहते हैं, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें, मेरा निवेदन है। मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा, जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है अमीश, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इजाजत है। अब देखिए इस तरह की भाषा हम क्यों बोल रहे हैं। अमीश देवगन, मुझे इजाजत है। अरे एक सेकंड मैं आपको, कलीमुल हाफिज आपको इजाजत है। एक सेकंड कलीमुल हाफिज, मैं आपको इजाजत दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए ना। ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर सारे ऑडियो डाउन करिए आप। देखिए मेरा निवेदन है, देखिए आपको भी सुरेंद्र राजपूत इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, करना चाहिए, बड़ी पार्टी है और मर्यादा सबको बना के रखनी चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मनोज तिवारी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट है आपके पास, मेक योर पॉइंट, देन मनोज तिवारी। जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिस इशू पर बात कर रहे हैं, आप देखिए पूरे के पूरे डिबेट को किस तरह मजाक का एक वो पात्र बना रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मुल्क कानून से चलता है और कानून के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसे जो पार्टी हुकूमत कर रही है, कम से कम उसे तो निभाना ही चाहिए। आप ये बताइए कि जो कुछ भी ज्ञान वापी के सिलसिले में बाहर चीजें आई, वो किसके जरिए बाहर आ रही हैं? जो कुछ भी संविधान पहले उसका फैसला कर चुका है। नॉर्मल है, खबरें हर केस में आती हैं। आपको याद नहीं है बीएनडब्ल्यू केस इस देश के अंदर क्या खबरें छन के नहीं बाहर आती थी? कोर्ट के अंदर जो होता था वो खबरें बाहर नहीं आती थी। आपको याद नहीं है नैना सानी केस,
कोर्ट में जो होता था वो खबरें छन के नहीं आती थी। किसका शासन होता था? नैना सानी केस में तो मर्डर एक्यूज भी कांग्रेस पार्टी का था। बोलिए क्या करेंगे? तब कांग्रेस का ही शासन था, खबरें आती थी। इट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टाज। ये एक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया होती है। खबरें आती हैं बाहर, खबरें आती हैं बाहर, और खबरें आएंगी बाहर ऐसे। आप जो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो खबर आने पे नाराज हो रहे हैं। आप जैसे लोग प्रोफेसर हैं, आप खबर आने पर नाराज हो रहे हैं कि खबर ही नहीं आनी चाहिए। बाद उन खबरों की अगर कहीं रामनवमी में पत्थर चल जाए, लेकिन खबर नहीं आनी चाहिए जी। उसके समर्थन में जिस तरह खड़े होकर के सारी की सारी बातें की जा रही हैं, ये कहां तक उचित है? उसकी समर्थन में खड़े होकर के उसके लिए जिस तरह से पूरी की पूरी वकालत की जा रही है, एडवोकेसी की जा रही है, वो कहां तक सही है? जबकि मुल्क के संविधान का तो इनके हाथ में है इस वक्त। 1937 का फैसला ये जानते हैं और 1991 का जो एक्ट है ये जानते हैं। इसके बावजूद ये क्या कर रहे हैं आप देखिए। मनोज तिवारी, जुनैद हैरिस की बात का जवाब। मनोज तिवारी, एक तो अमीश भाई, मैं बड़ा अजीब स्थिति में हूं। जैसी जैसी भाषा का प्रयोग किया, ये एक जो शायद उनका रिजवान नाम है, और वो जैसी जैसी भाषा का प्रयोग किए तो मैं तो घबरा गया कि मैं यार बैठा कहाँ हूं, मुझे यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। मैं एकदम से, मेरी जो परिभाषा थी डिबेट की वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में इसलिए न्यायपालिका के फैसले को तवज्जो देना चाहिए क्योंकि इस देश के इतिहास को, इस देश की वर्तमान परिस्थिति को, और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भावना को जब वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से नहीं आप समझेंगे तो आप इसी तरह की भाषा प्रयोग करेंगे और सुनने वालों को इस डिबेट से दूर करते जाएंगे। जुनैद हैरिस की बात का जवाब क्या है? हम तो मनोज जी, जुनैद हैरिस की बात का जवाब क्या है? प्रोफेसर जुनैद हैरिस वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की वारदातें करना चाहते हैं, दे एंजॉय इट। नहीं, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। ये बिल्कुल जो भ्रम फैलाया गया है उसी की बात भाई साहब कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो दरगाह पे भी जाते हैं, हम मस्जिद भी देखते हैं ना, तो उसको श्रद्धा से देखते हैं। लेकिन उन चरमपंथियों का क्या होगा जो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मंदिर चला गया तो या तो उसको पनिशमेंट कर देंगे, उस पर अटैक कर देंगे। ऐसे चरमपंथियों को सुन करके जो डिबेट में भी आते हैं तो गाली देते हैं, उनको सुन के तो हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक है जुनैद हैरिस, और मैं विश्वास से बताना चाहता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार ऐतिहासिक साक्ष्यों पे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ चलती। जुनैद हैरिस, बात का जवाब। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरोसिन छिड़क दिया है, बीजेपी कह रही है कि कमाल की बात है, मतलब देश के अंदर अमन शांति है, केरोसिन छिड़का हुआ है देश के अंदर। देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि मुल्क की ज़रूरत इस वक्त क्या है और हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं। मुल्क राष्ट्र निर्माण की क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं और हम बातें कहाँ कर रहे हैं। अभी इन्होंने हिस्टोरिकल साक्ष्य की बात करने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि हिस्टोरिकल साक्ष्य क्या है। यही है ना कि गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं है। सिर्फ मुग़लों तक ने क्या किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं पर मिलाने की भी एक साझा संस्कृति की बात की थी। मंगल पांडे ने बहादुर शाह जफर के अंडर में लड़ करके मुल्क को आज़ाद कराने की बात की थी, इसलिए कि उसे तस्लीम कर दिया था कि मुगल भी यही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये कौन सा नरेशन है कि हम किसी को मुजरिम करार दे करके और फिर उसके बाद हम ऐसी बातें शुरू कर रहे हैं। आप बदला लेने की बात कर रहे हैं। आप उस समय की बात मैं खुद ज्ञानवापी के हवाले से बताऊं कि 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद पूरा का पूरा जो है वहां पर जाकर के 1635 में मंदिर बनाया गया। कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ये मंदिर तोड़ करके बनाया गया है, इस वजह से इस जगह पर बनाएंगे। ठीक है, रिजवान अहमद को जवाब देना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद, हेलो।
जी काउंटर। हाँ अमीश और भाई, यही नहीं सिर्फ अमीश भाई, महाराजा नेपाल ने 19वीं शताब्दी में बिल्कुल जवाब देंगे ना आपका। 19वीं शताब्दी में अमीश भाई, आकर के नंदी अमीश महाराज भाई, की स्थापना की थी। ठीक है रिजवान अहमद, ये अमीश गंगा भाई, जमुनी तहजीब है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जब जिसकी बात जुनैद हैरिस कर रहे हैं। नहीं, मैं जुनैद भाई का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि हमें किस बिंदुओं पे इस देश में बात करनी चाहिए और हम किस बिंदुओं पे कर रहे हैं, देश भटक चुका है। अमीश भाई, 1955 में हिंदुओं से कहा गया मनुस्मृति किनारे करो, तुम्हारा लॉ को कोडिफाई किया जाएगा। यही बात उस टाइम हिंदुओं को कहनी चाहिए थी कि नया नया देश है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, इसकी क्या जरूरत है। अरे 1985 में क्या जब शाहबानों की लड़ाई लड़ी गई, उस टाइम भी मुसलमानों को कहना चाहिए था अरे शाहबानों छोड़ो, बूढ़ी महिला है, हम नौकरी की विकास की बात करते हैं। अरे जब 2012 में आजाद मैदान में रोहिंग्याओं के लिए 2 लोग मार दिए, औरतों के कपड़े फाड़ दिए, 10 मीडिया की गाड़ियां जला दी, अरे क्या वो आजाद मैदान में नौकरी मांगने आए थे? अरे जब शाहीन बाग में 5 महीने के लिए यह कह दिया कि अब देश की राजधानी नहीं चलेगी, क्या वो शाहीन बाग पे लोग नौकरियां मांग रहे थे? भाई साहब से कहिए, इस देश की जरूरतें और इस देश की क्या जरूरत है, यह मुसलमान तय नहीं करेगा बैठ के कि जब चाहे कह दे कि यह जरूरत है और यह नहीं है और डिबेट इस पे करो और उस पे ना करो। देश की जरूरतें, देश की सरकार और देश के डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। आपको देश के और देश की सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। जवाब देना चाह रहे हैं जुनैद हैरिस, जवाब। ऐसा है कि 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ, उसके बाद हमारा संविधान बना और संविधान की कुछ मूल बातें हैं। उन मूल बातों पर जब भी हमला होगा, मुल्क में बेचैनी होगी, और जब उस पर बेचैनी होगी तो सवाल होगा बस। लेकिन इसके बावजूद अमीश भाई 5 सेकंड कतई तौर पर कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं। आप जो भी मिसालें दे रहे हैं, ये उस वक्त बातें हुई जबकि मुल्क के मूलभूत जो हमारी बुनियादी, जो हमारी संविधान की जो आस्थाएं हैं, जब क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत को इंसाफ दिया? सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत को इंसाफ दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत को इंसाफ दिया, उस इंसाफ को पलट दिया देश की सदन के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए। क्या वो देश की जरूरत नहीं थी? उस औरत की जरूरत नहीं थी? करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जरूरत नहीं थी? क्यों नहीं थी? सवाल होगा ये आपसे जुनैद हैरिस, आप प्रोफेसर हैं, क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को जाकर? ज्यादा मैं इसकी वकालत आप सुन लीजिए, आपसे ज्यादा मैं वकालत करता हूं कि किसी महिला को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है, लेकिन छोड़ा गया कौम के कहने पे ही छोड़ा गया ना, आलिमों के कहने पे ही छोड़ा गया ना। तो छोड़ा गया, तब 1947 जैसे हालात नहीं बने थे। आज अगर रामनवमी के जुलूस में पत्थर चल जाते हैं और उसकी खबर दिख जाती है, उस पर सरकार एक्ट कर लेती है, तो 1947 जैसे हालात हो जाते हैं। देश में केरोसिन छिड़क दिया गया, ज्ञान वापी का सर्वे हो गया तो देश में केरोसिन छिड़क गया। जब नरसिम्हा राव ने एक सेकंड रिजवान रुकिए, जब पीवी नरसिम्हा राव ने, मैं सवाल पूछता हूं, जब पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल पे बोला था कि मैं मस्जिद बनवा के दूंगा वापस, तब देश के अंदर केरोसिन नहीं छिड़का गया था। आज ज्ञान वापी का अगर सर्वे हो रहा है कोर्ट के कहने के ऊपर, तो क्या वहां पर क्या देश के अंदर केरोसिन छिड़का हुआ है? रिजवान अहमद 30 सेकेंड्स। अमीश भाई, अभी इन्होंने फिर कहा अगर हमारे मूल अधिकारी का हनन होगा तो देश में हम सब करवट लेंगे। अमीश भाई, जरा हैरिस साहब से यह पूछ लीजिए कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान बाहर के बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए जो लड़ते हैं, बहुत समय खत्म हो रहा है। मनोज तिवारी, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच सुरेंद्र राजपूत, रिजवान अहमद, आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चर्चा में इतना ही। लेकिन क्या देश के अंदर तब केरोसिन नहीं छिड़का गया था जब पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल पे कहा था? तब केरोसिन नहीं छिड़का गया था जब शाहबानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया था? ये सवाल उठेंगे और यही आज का निष्कर्ष भी है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार। कह रहा है
नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, ज्ञानवापी पर फैसला, कल निकलेगा हल। कल ज्ञानवापी केस में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर एक बार देख लीजिए, क्योंकि लगातार पीएफआई का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये वीडियो हम तक पहुंच रहा है। कल फैसले से पहले ये धमकी वाला एक वीडियो आ गया है, एक बार सुन लीजिए। ये पीएफआई का